हेलो गाइस, लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और इस सीरीज़ में हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। अभी हम अपनी इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी के टर्म्स को देख रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर किया था, क्लास 7th की हमारी इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी का। ये उसी के कंटिन्यूएशन में लेक्चर है और इसमें हम थर्ड और फोर्थ चैप्टर को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर 3 है, इसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। तो हमारी अर्थ में कॉन्स्टेंटली चेंजेस आते रहते हैं, हम सबको पता है। तो मेजर ऑफ दीज चेंजेस हैपन इन लिथोस्फेयर। जो हमारा लिथोस्फेयर है, जो हमारी टॉप लेयर है अर्थ की, तो हमारी लिथोस्फेयर में मेजॉरिटी ऑफ दीज चेंजेस आते रहते हैं। कभी वॉल्केनो आ गया, कभी फ्लड आ गई, कभी कहीं पे दरार आ गई, कहीं पे माउंटेन में लैंडस्लाइड आ गई। तो ये सारे फिनोमेना कहाँ होते रहते हैं? लिथोस्फेयर में। तो लिथोस्फेयर को और डिटेल में कैसे पढ़ सकते हैं हम? तो बेसिकली जो हमारा लिथोस्फेयर है वो किस में प्लेट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे इसमें मैंने अभी बताया कि लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स known as lithospheric plates. These plates move around very slowly, just a few millimeters each year. तो ये जो हमारी प्लेट्स हैं, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि जो हमारा पूरा लिथोस्फेयर है अराउंड द अर्थ, उस वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। कोई प्लेट बहुत बड़ी है, कोई प्लेट बहुत छोटी है। तो इसी तरीके से जैसे हमारी यूरेशियन प्लेट हो गई, इंडियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अरेबियन और अफ्रीकन प्लेट। तो अलग अलग डिफरेंट प्लेट्स हैं और ये सारी प्लेट्स आपस में या तो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाती हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, या तो डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है कि दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं स्लोली स्लोली एवरी ईयर। और डाइवर्जेंट बाउंड्री में एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रिज हमारी जहाँ बनती है, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है हमारी बिटवीन द प्लेट। और ये जो ट्रेंच हमारी जहाँ पे बनती है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, और यहाँ पे सेम ऐसे ही है दूसरे साइड भी। और यहाँ जहाँ हमारी रिज बनती है, यहीं से हमको हमारा जो नया मैग्मा है वो ऊपर आता है और ठंडा होकर नई नई माउंटेन्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ साइड में वो जमता जाता है, उसी रॉक का पार्ट बनता जाता है दोनों साइड में रिज के। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमारा जो ये जो मूवमेंट है लिथोस्फेरिक प्लेट का, ये होता क्यों है? जो हमारा मोल्टन मैग्मा है अर्थ के इनसाइड, उसके मूवमेंट के कारण। तो जो हमारा मैग्मा है, मैग्मा और लावा में डिफरेंस हमने देखा था, है ना, मोल्टन। तो जो हमारा मोल्टन मैग्मा है वो एक मोशन में रहता है अर्थ के अराउंड, अर्थ के इनसाइड सॉरी। तो उसी मोशन के कारण हमारा ये प्लेट्स का मूवमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ पे जहाँ पे ये वाला जंक्शन बनता है, वहाँ पे रिज बन जाती है। और यही जब ये मैग्मा यहाँ पे ऐसे आता है, तो क्योंकि यहाँ प्लेट नीचे है, नीचे दबी हुई होती है, तो ये नीचे से यहाँ से खिसक के ऐसी डायरेक्शन पकड़ लेता है। तो ये पूरी एक साइकिल बन जाती है। इसी तरीके से मैग्मा की साइकिल अंदर चलती रहती है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट हम इन्वायरमेंट में क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली क्योंकि इन मूवमेंट के कारण जो हमारी सरफेस है अर्थ की, उसमें चेंज आता है। और जब हमारी सरफेस ऑफ अर्थ में चेंज आएगा, तो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में चेंज आ जाएगा। हमने पढ़ा था ना अपनी इन्वायरमेंट के डेफिनेशन में कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अराउंड प्लेस, लोग और चीज़ें, थिंग्स होती हैं, जो ये सारी मिल के जो बनती हैं, वो उसके इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी चेंज अर्थ में आएगा, तो वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा ही करेगा। जो हमारी अर्थ मूवमेंट है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विच कॉज देम। अब देख लेते हैं कैसे डिवीजन होता है। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। तो ऐसी सारी फोर्सेस जो अर्थ के अंदर काम करती हैं, एक्ट करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक। एंडोजेनिक नाम से पता चल रहा है, एंडो मतलब इनसाइड अर्थ, एंडोजेनिक फोर्सेस। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हैं? अर्थक्वेक, इन ये भी प्लेट्स के मूवमेंट के कारण होता है। माउंटेन का डेवलपमेंट भी होता है इनसाइड आवर अर्थ। और वॉल्केनोज भी जो बनते हैं, वो भी इसी का एग्जांपल है। ये अंदर की सारी फोर्सेस से ये सारे फिनोमेना ऊपर होते हैं हमारे। फिर इसके बाद हम देखते हैं द फोर्सेस विच वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ आर नोन एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन कौन सी हैं? जो अर्थ की सरफेस में काम करें।
राइट। जैसे वेदरिंग होता है, इरोजन होता है हमारा, तो ये सरफेस ऑफ अर्थ में हो रहा है, इसीलिए इसे एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्सेस को और थोड़ी देख लेते हैं डिटेल में। हमने जैसे पढ़ा कि एंडोजेनिक फोर्सेस इज वन विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, राइट। आप देख लेते हैं आगे। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। तो सडन मूवमेंट के केस कैसे हो सकता है? हमारा अर्थक्वेक और वॉल्केनो। अर्थक्वेक अचानक से आ जाता है, झटके से लगता है, राइट। तो ये सडन मूवमेंट का हमारा एग्जांपल हो गया। सेम वॉल्केनो है, अचानक से अब्रप्ट होके फट जाता है, तो धुआं धुआं आसपास, बहुत डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है जिसके कारण। तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस है इनके कारण कभी कभी सडन मूवमेंट भी होते हैं और कभी कभी स्लो मूवमेंट भी होते हैं। स्लो मूवमेंट तो वही है प्लेट्स का माइग्रेशन। प्लेट्स जो मूवमेंट करती हैं एक दूसरे के पास या एक दूसरे के से दूर, तो बहुत थोड़ी थोड़ी आता है, हर कुछ मिलीमीटर हर साल में। तो ये स्लो मूवमेंट होते हैं। और वहीं सडन मूवमेंट हमारे अर्थक्वेक और वॉल्केनो जैसे हैं। वॉल्केनो की डेफिनेशन क्या है? A volcano is a vent in earth crust through which molten material erupts suddenly। तो ये यहाँ पे वॉल्केनो आप देख सकते हैं, ये हमारी क्रस्ट है यहाँ नीचे, और यहाँ पे ऐसे एक ओपनिंग रहती है क्रस्ट के ऊपर, जहाँ से मोल्टन मटेरियल निकलता है जिसको हम लावा बोलते हैं, लावा। यही लावा जब अंदर होता है उसको हम बोलते हैं मैग्मा, राइट। तो ये हमारे वॉल्केनो का एग्जांपल है। अब अर्थक्वेक देख लेते हैं। तो जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, जब ये आपस में मूव करती हैं तो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर भी बिल्ड होता है इनका। सपोज दो दो प्लेट हैं, अब ये एकदम सीधी तो होती नहीं है, कोई ऐसे पॉइंट होगा, कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाती रहती हैं ये, राइट। तो ये इन पॉइंट्स में प्रेशर बिल्ड होता रहता है ओवर ईयर्स, कभी 100 साल, कभी 1000 साल। तो जैसे जैसे प्रेशर बिल्ड होता है एक पॉइंट आता है कि ये जो टुकड़ा होगा ये टूटेगा। जैसे ही टूटेगा तो आपस में बहुत तेज़ी से ये टकराएंगी, ऐसे चेंज हो जाएगा प्लेट, राइट। एक हिस्सा टूट गया तो, और जब ये टकराएंगी तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन निकलेगा। जो फोर्स होती है वाइब्रेशन के फॉर्म में निकलता है, तो वो निकलेगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। सो बेसिकली पढ़ लेते हैं यहाँ पे। व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव्स द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट्स, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड अर्थ एंड दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। अब यहाँ पे आप फिगर पे देख सकते हो, जहाँ पे हमारी जो हमने ये पॉइंट बनाया था ना ऊपर, यहाँ पे जहाँ पे टेंशन बिल्ड हो रहा है, अगर वहीं पे जहाँ से ये वाइब्रेशन शुरू हुई है उसको हम बोलते हैं फोकस। फोकस इज वेयर द अर्थक्वेक आकर, यहीं से अर्थक्वेक शुरू हुआ है। फोकस के जस्ट ऊपर परपेंडिकुलर जाएंगे तो सरफेस में जो पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं एपीसेंटर। तो परपेंडिकुलर फोकस के ऊपर जो पॉइंट होता है सरफेस पे उसको हम बोलते हैं एपीसेंटर। और फिर इसकी डायरेक्शन क्या होती है? ये पानी में जैसे वो रिपल्स नहीं होता, कभी पत्थर हम मार दें तो ऐसे ऐसे करके निकलते हैं उसके रिपल्स, पानी के दूर जाते हैं। तो सेम जो हमारी ये इसकी वेव्स हैं, वाइब्रेशन की वेव्स हैं, वो भी इसी फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। अब इनकी वेव्स के टाइप्स हम देख लेते हैं एक बार अर्थक्वेक के। तो पहली हमारी वेव्स है प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये फर्स्ट टू अराइव होती हैं सरफेस में, सबसे पहले ही आती हैं, इसलिए इनका नाम होता है प्राइमरी। प्राइमरी इनका नेचर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल। अब इसका मतलब क्या है कि ये मूवमेंट कैसे कर रही हैं? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में। या यहाँ पे देखिए सारे पार्टिकल एकदम पास पास हैं, यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पास पास है, यहाँ दूर दूर है ना। तो पार्टिकल का मोशन भी इसी डायरेक्शन में होता है जब, और जब वेव का मोशन भी इसी डायरेक्शन में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव। फिर ये जो हमारी प्राइमरी वेव है ये तीनों मीडियम्स में ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। बस स्पीड में डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे स्पीड लिखी हुई है। सॉलिड में हमारी सबसे ज़्यादा तेज़ तरीके से निकलती है ये, फिर लिक्विड में उससे कम, फिर गैसेस में उससे कम। अब हम आगे चलते हैं। हमारी जो सेकेंड टाइप ऑफ वेव है उसको हम एस वेव बोलते हैं, सेकेंडरी वेव बोलते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर में आप एस वेव देख सकते हो। इसको ट्रांसफर या डिस्टॉर्शन वेव कहते हैं। तो जो हमारी प्राइमरी वेव थी, इसके पहले मैंने एक चीज़ नहीं बताई, जो हमारी प्राइमरी वेव थी ये लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है इन तीनों वेव्स में। तो हमारी सरफेस वेव है ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है किससे? प्राइमरी वेव से। क्यों? इसमें जो पार्टिकल का मोशन है वो परपेंडिकुलर होता रहता है डायरेक्शन ऑफ वेव से। तो वेव की डायरेक्शन हमारी इधर है, लेकिन पार्टिकल आपस में ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, राइट। तो इसीलिए जब ये सरफेस में आती हैं तो इसमें डिस्ट्रक्शन प्राइमरी वेव के मुकाबले ज़्यादा होता है। और ये जो हमारी दोनों वेव हैं, प्राइमरी और सरफेस वेव, सॉरी सेकेंडरी वेव,
ये बॉडी वेव्स कहलाती हैं, बॉडी वेव्स। अब हमारी इसके अलावा तीसरी वेव है सरफेस वेव, उसको देख लेते हैं। तो व्हेन बॉडी वेव्स रीचेस सरफेस इट क्रिएट्स अनदर टाइप ऑफ वेव कॉल्ड सरफेस वेव। तो हमारी जो पी और एस यहाँ से निकली होंगी, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पहुँचेंगी, तो यहाँ पे पहुँचने के कारण सरफेस में एक नई वेव क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं सरफेस वेव। इसके और भी नाम है, रेलिक वेव करके, और लव वेव भी बोलते हैं, इसी के और टाइप हैं। लेकिन ये डिटेल में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, अभी बस इसका अंतर देख लेते हैं कि जब बॉडी वेव सरफेस में आती है तो नई एक वेव बनाती है जिसको हम सरफेस वेव बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। क्यों होती है ये भी देख लेते हैं। इसमें पार्टिकल का मोशन देख सकते हैं आप। सरफेस वेव की मूवमेंट का डायरेक्शन इधर है, लेकिन पार्टिकल का मूवमेंट देखिए आप, एक सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जिसके कारण हमारी सरफेस में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इसी कारण होता है। ये लास्ट टू रीच होती है क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव इसके पहले ही आ गई होती हैं। अब इस आगे चलते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर लैंड फॉर्म्स। तो लैंड फॉर्म्स आपको पता होगा, माउंटेन्स को बोलते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, और भी जो स्ट्रक्चर हमारे जो पाए जाते हैं लिथोस्फीयर में, उसको हम मेजर लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। तो इन लैंड फॉर्म्स में चेंजेस आते रहते हैं। अब वो कौन सी दो प्रोसेस है जिससे मेजर चेंज आते हैं, वो है वेदरिंग और इरोशन की। तो अब एक एक करके इनको भी देख लेते हैं, वेदरिंग और इरोशन होता क्या है। सो बेसिकली वेदरिंग का मतलब है ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। तो मतलब जो हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, तो इनिशियली जब वॉल्केनो से हमारा लावा निकलता है, लावा, वो ठंडा होकर रॉक बनता है, राइट। ये रॉक में डायरेक्टली ना तो पेड़ उगते हैं ना कुछ यूज़ लायक नहीं होता, लेकिन वेदरिंग की प्रोसेस से ये रॉक्स धीमे 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 धीमे, जैसे ये रॉक है, धीमे धीमे सालों साल में टूटते 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 छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगी। फिर इसी से सालों हज़ारों सालों के बाद, हज़ारों लाखों सालों के बाद ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो वेदरिंग प्रोसेस हमने देख ली। इरोजन क्या होता है, इरोजन इज़ वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड और आइस। हमने वाटर का इरोजन सुना है, हमने विंड का भी इरोजन सुना है, हमने आइस का इरोजन भी सुना है। तो अब इसको इसमें देखेंगे, हम डिटेल में भी देखेंगे। तो इरोजन में बेसिकली जो हमारी जैसे टॉप सॉइल होती है, सपोज यहाँ पे ट्री था, तो ये तो इसकी रूट्स इसको सॉइल को पकड़ के रखी थी, और बारिश हुई तब तो नहीं बहा यहाँ की मिट्टी। लेकिन अगर सिंपल बस एक हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट हो, जब बारिश होगी तो इसकी टॉप सॉइल इसी के साथ बह जाएगी। विंड अगर तेज़ चल रही है तब भी बह जाएगी, है ना। और सेम केस आइस के साथ होता है, जो ग्लेशियर और इन एरियाज़ में, वहाँ पे भी इरोजन होता है। अब देख लेते हैं वर्क ऑफ रिवर वाटरफॉल। सो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में कि हमारी जो सॉइल है वो कई लेयर्स में होती है। कुछ लेयर हार्ड होंगी, कुछ सॉफ्ट होंगी। अब जो सॉफ्ट लेयर होती है सॉइल की या रॉक की, ये तो बह जाएगी, सॉफ्ट वाली। लेकिन जब हार्ड लेयर होती है उस केस में क्या होता है कि ये सिंपली इरोजन बहुत कम होता है और ये सिंपली पानी इसके ऊपर से ही ट्रैवल करेगा उस केस में। तो ये जब गिरता है ऐसे आके, तो इसी इवेंट को हम बोलते हैं वाटरफॉल। अब हम मिएंडर्स देख लेते हैं। बेसिकली हमारी जो पेरिनियल रिवर्स हैं इंडिया में भी, और गंगा हो गई जैसी, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। अब जैसे ये जब निकलती हैं अपने माउंटेन से, तो ये आके प्लेन्स, माउंटेन के बाद प्लेन वाले एरिया में ट्रैवल करती हैं। तो जब ये प्लेन वाले एरिया में आएंगी तो ये इनका मूवमेंट ऐसे साइड साइड में मुड़ने वाला हो जाता है। स्पीड जैसे ही कम होती है, यहाँ पे मुड़ने वाला स्ट्रक्चर बनता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारे बेंट हैं इन्हीं को हम बोलते हैं बेंड मिएंडर्स। देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। एज रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज मिएंडर्स। तो यहाँ पे लार्ज जो हमारे बेंड हैं रिवर के द्वारा बने हुए, इसको मिएंडर्स बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा। फिर क्या होता है कुछ साल में, अब जैसे यहाँ पे हम हमारी रिवर आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, तो ये इस कोने में प्रेशर लगा ही रही होगी, तो यहाँ पानी आके टकराएगा, थोड़ी थोड़ी मिट्टी यहाँ की हटती जाती है। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इरोजन होते होते कुछ सालों बाद ये ऐसे जाने लगेगी, सीधे आके यहाँ जाएगी। ये क्योंकि पूरी मिट्टी यहाँ की रोड हो जाएगी तब तक। तो उस केस में क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है कट ऑफ हो जाएगा अलग से, है ना, कट ऑफ। इस केस में आप देख सकते हो पहले ये यहाँ से ऐसे आती होगी, फिर ऐसे होगा इसका ट्रैवल करने का, लेकिन ये अब अलग अलग ही कट गया। तो ये जो अलग लेक कट जाता है इसको हम बोलते हैं ऑक्स बो लेक।
राइट। अब चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद फ्लड प्लेन क्या होता है हमारा वो देख लेते हैं। एट टाइम्स ऑफ रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक्स, दिस लीड टू फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरियाज। As it floods, it deposits layers of fine soil and other materials called sediments along its bank. This leads to formation of fertile floodplain. अब होता क्या है कि पूरे मौसम में सपोज करिए इंडिया का केस में एग्जांपल लेते हैं कि हर साल के हर मौसम में तो रिवर सिंपली इसी रास्ते में चलेगी जो उसका नॉर्मल रास्ता है। लेकिन बरसात में जब मानसून आते हैं तो हमारी सारी रिवर्स में पानी बहुत बढ़ जाता है, पूरा यहाँ यहाँ से पानी निकलेगा। तो उस केस में होगा क्या कि जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है न्यूट्रिएंट से भरे हुए, वो पूरे यहाँ पे एरिया में फैल जाएंगे। तो जब पानी कम होगा तो ये जो हमारा पूरा एरिया है बहुत ही अच्छा हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए। ये तो फोटो में छोटा एग्जांपल है, लेकिन रियल लाइफ में फ्लड प्लेन के एरिया बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये जो हमारा एरिया होता है, एक मिनट, हाँ, तो ये हमारा एरिया किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सॉइल हर बार रिप्लेस हो जाती है, हर मानसून में रिवर नई सेडिमेंट्स गिरा के चली जाती है यहाँ पे। तो इसीलिए फ्लड प्लेन का एरिया बहुत ही राइस प्रोडक्शन या फिर बहुत सारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट प्ले करता है। इसके बाद हमारा लीव्स है, लीव्स। तो लीव्स क्या होते हैं, बेसिकली फ्लड प्लेन के साइड में जो रेज्ड बैंक्स होते हैं इन्हीं को हम लीव्स बोलते हैं। इसके बाद हमारी डेफिनेशन है डेल्टा। डेल्टा बेसिकली होता क्या है, शुरू में जब पहाड़ से हमारी रिवर निकलेगी तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे ये समुद्र की तरफ जाती है तो इसकी स्पीड स्लो होती जाती है। और जैसे जैसे स्लो होगी तो इसकी जो सेडिमेंट्स ले जाने की कैपेसिटी होती है ये भी कम होती जाती है। तो जैसे जैसे यहाँ पे समुद्र के क्लोज पहुँचती है ये स्लो हो जाती है, इतनी स्लो हो जाती है कि सेडिमेंट सेटल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरा ये जो आप टापू देख रहे हैं ये पूरे सेडिमेंट से ही बने हुए हैं, बालू और इन सब के। तो ऐसे बहुत सारे टापू बन जाते हैं इस एरिया में, डेल्टा एरिया में। तो ये जो पूरा एरिया है डेल्टा का एरिया कहलाता है। और ये रिवर जो खुद होती है ये डिस्ट्रीब्यूटरी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि अब एक डायरेक्शन में जा नहीं पाएगी ऐसे। ये जो हमारा और एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर रिवर समुद्र को मिलती है, माउथ ऑफ द रिवर बोलते हैं, माउथ ऑफ रिवर। और ये सारे माउथ मिलकर किसका, डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। सुंदरबन का डेल्टा हमने सुना होगा इंडिया के रेफरेंस में। अब आगे चलते हैं। तो बेसिकली हमने अभी तक देखा कि रिवर कैसे वेदरिंग और इरोजन करती है। अब हम देखते हैं सी वेव्स जो होती हैं हमारी, उससे वेदरिंग और उसके इरोजन से कौन कौन से फॉर्मेशन हमारे बनते हैं नए। तो देखिए सी वेव कैसे बनती है हमारी। सी वेव हमारी, ये जैसे समुद्र का पानी है यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आके इसमें टकराता रहता है रॉक में। कोई भी चट्टान होगी तो उसमें लगातार टकराता रहेगा। जैसे कोई एक सॉफ्ट रॉक का एरिया हो या फिर कहीं वीक पॉइंट हो, ऐसे अगर वहाँ बार बार टकरा रहा है तो उस एरिया में वो वेदरिंग होते 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 बार बार एक गुफा टाइप बन जाती है, राइट। तो उसी गुफा को हम क्या बोलते हैं, सी केव बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में सी केव। और जब यही गुफा इरोजन होते होते क्योंकि अब ये इसका वेदरिंग और इरोजन का प्रोसेस तो ख़त्म होता नहीं है कभी, तो ये होते 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 ये सी आर्क का फॉर्मेशन ले लेती है। मतलब उस पार का पूरा वो ख़त्म हो जाएगा, पूरा इरोड हो जाएगा, पूरा वेदरिंग के कारण पूरी चट्टान ख़त्म हो जाएगी और आर पार दिखने लगेगा, बस ऊपर का पार्ट रॉक का बचेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सी आर्क। सिमिलरली कभी कभी साइड साइड के इरोजन हो जाते हैं और एक टुकड़ा ऐसे रॉक का खड़ा हुआ मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक। और सी क्लिप क्या होता है, बेसिकली सी क्लिप इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे आपकी नॉर्मल वो है, उसी से जस्ट नीचे आपको पूरा सी ही मिलेगा परपेंडिकुलर नीचे। यहाँ पे बीच नहीं मिलती आपको कि ऐसे धीमे धीमे स्लोप आए फिर यहाँ पे पानी हो, ऐसा नहीं है। इस स्टीप रॉकी कोस्ट को हम क्या बोलते हैं, सी क्लिप, स्टीप रॉकी कोस्ट, राइट। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं वेदरिंग और इरोजन आइस में कैसे होता है। सो बेसिकली जो हमारे ग्लेशियर्स हैं जहाँ से रिवर्स निकलती हैं इनको कहा जाता है रिवर्स ऑफ आइस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा नदी की तरह दिख रहा है, लेकिन ये है पूरी आइस। इसके नीचे से पानी बहता रहता है लेकिन ऊपर पूरी आइस रहती है जमी हुई, ऐसे आपको दिखेगा यहाँ पे। सो बेसिकली आइस में होता क्या है कि ये सीज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेदरिंग होती है।
जैसे ठंडी के सीज़न में जो आइस होती है हमारी पूरे इस एरिया में पूरे माउंटेन्स को कवर कर लेती है, सब जगह आइस यहाँ पे जम जाती है। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है ये पूरी आइस अगल बगल की पिघलती है। अब यहाँ पे रॉक्स हैं जिसमें बार बार आइस जम रही है, बार बार पिघल रही है, हर सीज़न में ऑब्वियसली लॉन्ग प्रोसेस होती है। तो बार बार ऐसे जम रही है, तो ये जो रॉक्स हैं हमारी कमज़ोर होती रहती हैं हर साल। उसी कारण क्या होता है, कुछ सालों बाद, कुछ कई सौ या कई हज़ार साल बाद ये टूटने लगती हैं, और ये टूट के एक सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन करने लगती हैं, छोटे छोटे सेडिमेंट्स। यही जो हमारे सेडिमेंट्स हैं, यही ग्लेशियर नीचे क्योंकि बह ही रहा है इनके रिवर, है ना, ग्लेशियर के नीचे रिवर होती है, पानी बहता रहता है। तो यही सेडिमेंट्स इन्हीं ग्लेशियर के द्वारा बहते हुए जब नीचे आते हैं, इन्हीं को हम ग्लेशियर मोरेन्स बोलते हैं। एग्जांपल, यही जो डिपॉजिट होते हैं ना नीचे आके कहीं, ये सारे छोटे छोटे सेडिमेंट्स आएंगे यहाँ से ऊपर से, और ये कहीं जाके नीचे ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स। अब आगे चलते हैं। अब हम विंड का इरोजन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला हमारा स्ट्रक्चर है मशरूम रॉक का। मशरूम रॉक क्या होता है, जब किसी भी रॉक के लोअर पार्ट को विंड ज़्यादा इरोड करते हैं एज़ कम्पेयर टू उसके ऊपर वाले पार्ट को, तो ये एक मशरूम का शेप ले लेता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसीलिए इस रॉक को हम क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स बोलते हैं। फिर सैंड ड्यून्स क्या होते हैं हमारे, जो हमारी विंड है, विंड ये बहुत तेज़ी से बहती है, और ये जो हमारे सैंड के पार्टिकल हैं इनको उड़ा ले जाती है अपने साथ। जैसे ये बहना बंद होगी किसी एरिया में, उस एरिया में ये सैंड के पार्टिकल गिर जाते हैं सारे, तो ये छोटे छोटे माउंटेन्स बन जाते हैं सैंड के। इन्हीं माउंटेन्स को सैंड के हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं, जैसे यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद लॉस है, जो हमारे सैंड के बहुत माइन्यूट पार्टिकल हैं, बहुत फाइन और लाइट पार्टिकल हैं, वो बहुत ही दूर तक उड़ जाते हैं विंड के साथ। वो गिरते भी नहीं है इन जनरल, जब हवा की स्पीड कम भी होगी तो क्योंकि बहुत ही हल्के हैं और बहुत ही फाइन है तो दूर दूर तक उड़ जाएंगे। उस केस में होता क्या है कि जो बहुत सारा मिट्टी वाला एरिया है उसमें ये पूरी धीमे धीमे करके जब गिरते हैं तो बलुई मिट्टी हो जाती है। जो आपने सुना होगा, बलुई मिट्टी हिंदी में बोलते हैं। मतलब सॉइल तो है बट वहाँ पे सैंड भी है, सैंड के पार्टिकल। ऐसे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा एरिया कैसे है, बालू वालू लग रहा है, लेकिन ये मिट्टी प्लस बालू है ना। तो इसी को हम बोलते हैं लॉस। इसके एग्जांपल आपको चाइना में अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एयर पे। तो बेसिकली एयर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके सर्वाइवल के लिए। तो इसमें जैसे हमारे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, इन दोनों को ही सर्वाइवल के लिए एयर के कंपोनेंट्स की ज़रूरत चाहिए होती है। तो एयर का अपना एक बहुत ही बड़ा रोल है। हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन देखी थी कि हमारा अगर अर्थ है उसके अराउंड एक लेयर ऑफ एयर होती है, इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। हमारी ग्रेविटी जो होती है अर्थ की, इसको पकड़ के रखती है, कहीं आगे जाने नहीं देती, राइट। अब हम कंपोजिशन देख लेते हैं एटमॉस्फेयर का। तो सबसे सबसे बड़ा जो पार्ट लेता है एटमॉस्फेयर में वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन किसको किसको चाहिए होती है, प्लांट्स को। प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन आसमान से नहीं ले सकते, एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो प्रोसेस कौन सी होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ऐसी नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जो हमारे प्लांट्स ले सकें। अब ये होता कैसे है, या तो लाइटनिंग हो, और या तो जो हमारे सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं, हमारे सॉइल में कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया। राइजोबियम ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो हमारा प्लांट्स ले लेता है, प्लांट्स की रूट जिसके थ्रू ले लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं। और भी कई प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, बट मेनली हमारे नेचुरली यही दो प्रोसेस होते हैं। अब आगे देखते हैं। एक और हमारी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन के रेफरेंस में, कि ये प्रिवेंट करती है स्पॉन्टेनियस कंबशन। आपको पता होगा कि कोई भी जब हमारी आग जलती है, फायर कहीं भी लगती है, तो उसको कांस्टेंट सप्लाई किसकी चाहिए, ऑक्सीजन की, जलते रहने के लिए। तो हमारी जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा नंबर में होने के कारण प्रिवेंट करती है कि कोई रैंडमली अपने से कोई फायर कहीं नहीं लग रही है। अगर सपोज़ करिए ऑक्सीजन 78% होती तो हो सकता है हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते होते, या फिर कहीं भी आग बहुत जल्दी लग रही होती चीज़ों में, बहुत जल्दी डिस्ट्रक्शन हो रहा होता हमारे जंगल्स का,
आज भी हमारी 21% जब ऑक्सीजन है तब भी स्पॉन्टेनियस फायर्स कभी कभी लग जाती हैं, वाइल्ड फायर। लेकिन जब अगर ज़्यादा होती है तो उस केस में, इसीलिए जब नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट पे अवेलेबल है तो वो स्पॉन्टेनियस कंबशन को भी प्रिवेंट करती है इनडायरेक्टली। अब इसके बाद हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आप सभी को पता है कि हम सभी एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है ऑक्सीजन हमारा? ये प्लांट्स के द्वारा। प्लांट्स, ट्री, ब्लू ग्रीन अलगी, ऐसे ही हमारा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। और ये कंज्यूम किसके द्वारा किया जाता है? ह्यूमंस या फिर एनिमल्स के द्वारा। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा कंज्यूम किया जाता है? प्लांट्स के द्वारा, राइट। प्लांट्स को CO2 चाहिए अपना फूड बनाने के लिए। और इसी प्रोसेस के बाद में क्या निकलता है हमारे लिए? ऑक्सीजन, जो हम ह्यूमंस को चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक और बड़ा रोल है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ये ट्रैप करती है हीट को। जो हमारी इंसोलेशन आ रही होती है, सन रेज आ रही होती हैं बाहर से, वो आ तो जाती हैं लेकिन जब बाहर जाने लगती हैं तो ये CO2 के मॉलिक्यूल्स उनको रोक देते हैं। तो इससे ट्रैप करने वाला इफेक्ट होता है, जिससे हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है एक निश्चित उसमें फिक्स रहता है। इसलिए जितनी अभी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कम करने की बात हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हमेशा हो ही जाती है उस प्रोसेस में, क्योंकि ये भी एक बहुत मेजर गैस है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब इनके थोड़ी थोड़ी कंपोनेंट देख लेते हैं और कौन कौन से डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं इन लेयर्स के, उनको देख लेते हैं। सो हमारी जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है ये है ट्रोपोस्फेयर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है सबसे ज़्यादा? क्योंकि जितनी हमारी ऑलमोस्ट ऑल जितनी वेदर रिलेटेड फिनोमिना होती हैं, रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, सब कुछ इसी लेयर में होता है। इसके बियॉन्ड बादल या बस लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में मिलते हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट जितना है वेदर रिलेटेड फिनोमिना ये कहाँ पे हो रहा है? हमारा ट्रोपोस्फेयर में। ये ऑन एवरेज हाइट इसकी कितनी है? 13 किलोमीटर के आसपास ज़मीन से। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है। ये अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है? कंडीशन प्रोवाइड करती है, आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग। क्यों? क्योंकि यहाँ बादल बादल कुछ नहीं होते, यहाँ पे कोई लाइटनिंग नहीं हो रही होती है, कोई वेदर रिलेटेड फिनोमिना नहीं हो रही होती है, तो ऊपर से आराम से ये आप प्लेन देख सकते हैं, यहाँ पे ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारी ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर, वो भी इसी लेयर का पार्ट है। ओजोन लेयर का रोल क्या है? ये हार्मफुल UV रेस जो हमारी सन से आती हैं उसको एब्जॉर्व कर लेती है, हमारे तक नहीं आने देती। फिर इसके बाद हमारी तीसरी जो लेयर है वो मीसोस्फीयर उसको कहते हैं हम। ये 80 किलोमीटर हाइट तक एक्सटेंड करती है। यही वो लेयर है जिसमें मीटियोराइट्स बर्न हो जाते हैं। तो याद कैसे रख सकते हैं आप? मीटियोराइट्स, मीटियो और मीसो, MM से शुरू होता है दोनों, है ना। तो इसी लेयर पे मीटियोराइट हमारे बर्न होते हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारी लेयर है वो थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर में क्या होता है? अभी तक हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे ट्रोपोज और स्ट्रेटोज और मीसोस्फेयर में, लेयर में, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था विथ हाइट। लेकिन जो हमारा थर्मोस्फेयर है यहाँ पे पॉजिटिव इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी यहाँ पे वेरी रैपिडली टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। ये 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती हैं थर्मोस्फेयर। और इसी लेयर में आइनोस्फेयर पाया जाता है। आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर बेसिकली एक लेयर है आयंस की अराउंड अर्थ। तो इनका रेलेवेंस क्या है? जो हमारे रेडियो वेव्स हम यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं अर्थ से, वो इसी लेयर से टकरा के वापस अर्थ पे आ जाते हैं। तो रेडियो ट्रांसमिशन में ये थर्मोस्फेयर का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद हमारी एक्सोस्फेयर है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर है। और इसमें बहुत थिन लेयर पाई जाती है यहाँ पे इस लेयर में। जो हमारी हल्की गैसेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जो हमारे गुब्बारे होते हैं ना हाइड्रोजन और हीलियम के, अगर वो फूटे नहीं तो वो इसी लेयर में धीमे धीमे चलते चलते पहुँच जाते हैं एक्सोस्फेयर में। अगर अच्छी क्वालिटी के हैं तो बिना फूटे हुए ऊपर तक पहुँच जाएंगे, नहीं तो ये लोकल वाले गुब्बारे तो एक पॉइंट के बाद फूट ही जाते हैं। तो यहीं से जो हमारी हाइड्रोजन हीलियम गैस है कुछ कुछ स्पेस में भी लॉस्ट हो जाती है। अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमारी जो दो टर्म है वेदर और क्लाइमेट, इसको समझ लेते हैं, इनके बीच का अंतर क्या होता है। सो हमारा जो बेसिकली वेदर है ये क्या डिनोट करता है? डे टू डे
चेंजेस इन एनवायरनमेंट। तो हमारे जो एनवायरनमेंट में डे टू डे जो चेंज होता है, कभी किसी दिन बारिश हो गई, कभी किसी दिन ओले गिर गए, कभी किसी दिन स्नोफॉल हो गई, तो वो कंडीशन जो डे टू डे चेंजेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर। और क्लाइमेट जो होता है हमारा, ये साल भर का वेदर का एवरेज होता है, वेदर्स का एवरेज। तो हम जैसे बोलते हैं ना कॉमन बोलचाल भाषा में कि उस जगह का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा की बात कर रहे हैं कि हमेशा वहाँ का जो वेदर है ऑलमोस्ट अच्छा ही रहता है। लेकिन जब हम बोलेंगे कि वेदर ख़राब है तो हम टेम्परेरी पीरियड की बात कर रहे हैं, कि अभी की बात कर रहे हैं, कि अभी वहाँ का जो कंडीशन है वो ख़राब है। तो आई होप आपको फ़र्क समझ आ गया हो दोनों में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है टेम्परेचर का। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। सो बेसिकली सेल्फ एक्सप्लेनिंग इसकी स्टेटमेंट है कि किसी भी एयर की डिग्री ऑफ हॉटनेस हो या फिर कोल्डनेस हो, उसी को हम टेम्परेचर बोलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है इंसोलेशन का। इंसोलेशन इज़ बेसिकली अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ, मतलब कितनी हमारी सन की रेस आ रही हैं इनसाइड अर्थ। अब आपको अर्थ पता होगा कि ऐसे शेप में है, ये इक्वेटर अगर मान लेते हैं, यहाँ सन मान लेते हैं, तो सन की रेस हमारी ऐसे आती हैं। तो जैसे जैसे आप पोल से इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे दोनों साइड में, तो इंसोलेशन का अमाउंट घटता जाता है, राइट। ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, ये कैप्रिकॉर्न हो गई। तो हमारा सन जो है वो डायरेक्ट इस एरिया में तो पड़ता है, लेकिन इसके बियॉन्ड कभी ओवरहेड नहीं आता साल के किसी भी दिन, ना इसके बियॉन्ड नीचे भी नहीं आता। तो इंसोलेशन इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीज होती है। फिर इसके बाद है एयर प्रेशर। क्या होता है एयर प्रेशर, देख लेते हैं। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाई द वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस, है ना। तो अर्थ की सरफेस पे जो अर्थ एयर का वेट है वो कितना लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर जो होता है हमारा, जब हम पहाड़ों में जाते हैं ऊपर हाइट में, तो ये डिक्रीज होता है, राइट। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है प्रेशर? सी लेवल पे। सी लेवल पे एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं हम, ये धीमे धीमे कम होता जाता है। इसका रेलेवेंस क्या है एयर प्रेशर का इन्वायरमेंट के रेफरेंस में? बेसिकली जहाँ जहाँ पे जिन एरियाज़ में लो प्रेशर बनता है हमारा, उन्हीं एरियाज़ में विंड आती हैं, विंड्स। विंड्स क्या है? बेसिकली मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, राइट। तो जब ये विंड्स का मूवमेंट होता है तो इसी के साथ रेनफॉल भी होती है लो प्रेशर एरिया में। रेनफॉल, साइक्लोन भी कभी कभी लो प्रेशर एरिया में बनते हैं। तो लो प्रेशर एरिया का इन्वायरमेंट के रेफरेंस में या वेदर और क्लाइमेट के रेफरेंस में बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद हमने विंड की डेफिनेशन देख ही ली, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब आगे चलते हैं। हमारी जो विंड्स हैं इनके भी कुछ नाम हैं। एक तो परमानेंट विंड होती हैं कुछ, जैसे हमारी ट्रेड विंड हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, ईस्टर्लीज हो गई। ये परमानेंट विंड हो गई, विंड्स हो गई। ये साल के हर समय बहती रहती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप दे सकते हैं, ये कुछ एरिया है हमारे, जैसे लो प्रेशर एरिया है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है। तो हमेशा विंड किधर से ब्लो करेगी? हाई से लो में, है ना। हाई इधर वाला है तो हाई से लो में, ऐसे हाई से लो में। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप। सिमिलरली नीचे भी होता है, हाई, लो और हाई। तो मूवमेंट ऑफ एयर यहाँ पे हमेशा साल के हर सीज़न में चलता रहता है। फिर कुछ हमारी सीजनल विंड्स होती हैं, जैसे मानसून है, ये जुलाई से सितंबर वाले एरिया में बस आती हैं साल के, और टाइम पे नहीं बहती हैं। फिर इसके बाद हमारी लोकल विंड्स है। लोकल विंड्स ऐसी विंड्स होती हैं जो साल के किसी पर्टिकुलर डे या किसी पर्टिकुलर दिन के पर्टिकुलर टाइम पे ब्लो करें। जैसे एग्जांपल पे हमारी लू है, जो नॉर्दर्न इंडिया में लू चलती है गर्मियों के मौसम में, वो एक लोकल विंड का एग्जांपल है। नहीं हम बोलते कि लू लग जाएगी, दोपहर में मत जाओ, तो मतलब गर्मी के सीज़न में भी वो दोपहर में ही बहती है, सुबह शाम नहीं बहती लू इतनी। तो ये लोकल विंड्स हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अब हम रेनफॉल समझ लेते हैं कि रेनफॉल के टाइप कैसे कैसे हैं। इससे पहले कि रेनफॉल समझें, हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट जैसे हमारा है, तो ह्यूमिडिटी बेसिकली होती क्या है? मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। तो एयर में कितना मॉइस्चर है? मॉइस्चर किसको बोलते हैं? जो हमारी सपोज करिए कोई नदी है या समुद्र है,
उस पे जब धूप पड़ेगी तो उससे इवेपोरेशन शुरू होगा और वाटर वेपर्स जो हैं वो जाके एयर में मिलने लगेगी। उसी को हम मॉइस्चर बोलते हैं। तो मॉइस्चर इन एयर, किसी भी समय कितना मॉइस्चर है उस एयर में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जानना कि जो एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एयर का, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कह लीजिए। और जैसे जैसे ठंडा होगा ये एयर, वैसे वैसे उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसका रेलेवेंस कहाँ पे है? इसका रेलेवेंस यहाँ पे है, रिलीफ ओरोग्राफिक रेनफॉल में। इसमें होता क्या है कि हमारी एयर आई यहाँ पे, मॉइस्ट एयर थी, ये जैसे जैसे ऊपर जाने लगी ये और ठंडा होगा स्लोप के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे ठंडा होगा तो ये गिरा, जो एग्जिस्टिंग पानी है लेके जा रही है वो भी गिराने लगेगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे ठंडा होता है एयर। और सिमिलरली जब ये निकलेगी, ऑलरेडी अपने आप मॉइस्चर गिरा चुकी है, जब यहाँ से निकलेगी तो नीचे भी आ रही है, तो दो दो कंडीशन यहाँ पे लग गई। तो इस एरिया में इसलिए कभी बारिश होती ही नहीं है। इस एरिया में बहुत बारिश होती है, इस एरिया में कभी बारिश नहीं होती माउंटेन्स के, राइट। और इसको एक टर्म में नाम भी दिया हुआ है इन दोनों को। एक को बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और एक को बोलते हैं लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन और विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन। तो बेसिकली होता क्या है कि विंडवर्ड साइड में बहुत रेनफॉल होगी तो यहाँ पे प्लांट्स भी आपको मिलने देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सब कुछ अच्छा रहता है, वेजिटेशन है, यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी एनिमल्स की, प्लांट्स की। लेकिन जो लीवर्ड साइड होता है माउंटेन का, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ड्रॉट वाली कंडीशन बन जाती है ना, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ही कम गिरता है। हमारा जो साउथ इंडिया है, जैसे ये साउथ इंडिया का मैप देख सकते हैं, तो ये हमारे जो वेस्टर्न घाट हैं ऐसे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ऐसे फैले हुए हैं वेस्टर्न घाट। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हमारा मानसून आता है ना, तो ऐसे ऐसे आया और इसके विंडवर्ड साइड में तो बहुत अच्छी बारिश कर देता है ये। लेकिन जो इसका लीवर्ड साइड है इधर का, कर्नाटका और हरियाणा का, सॉरी महाराष्ट्र का रीजन, यहाँ पे ड्रॉट वाली कंडीशन पैदा हो जाती हैं इसी कारण। क्योंकि जो हमने ओरोग्राफिक रेनफॉल देखी इसी के कारण ऐसा होता है कि कंडीशंस बदलती रहती हैं। अब हम आगे देखते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल किसे बोलते हैं। ये सिंपली नॉर्मल रेनफॉल है। पानी यहाँ से वाटर वेपर बनेगा, धूप में ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, नीचे गिर जाएगा, राइट। इसके बाद साइक्लोनिक रेनफॉल भी होती है। हमारे यूजुअली जब हम एयर का चैप्टर पढ़ेंगे और डिटेल में ज्योग्राफी में, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रंट बनते हैं, कोल्ड और वार्म फ्रंट। कोल्ड एयर का फ्रंट बनता है और वार्म एयर का फ्रंट बनता है। तो जब ये फ्रंट आपस में आके मिलते हैं ना, फ्रंट का बेसिकली मतलब यही होता है कि यहाँ पे कोल्ड एयर का मास है ना, यहाँ पे इधर साइड वार्म एयर है। जहाँ पर ये जंक्शन होगा ना, वहाँ साइक्लोनिक कंडीशन हो जाती है। रेनफॉल तो होगी, उसके साथ थंडर स्टॉर्म और ये सारी कंडीशन यहीं पे मिलती है, ओले वाले गिरना, ये सारी चीज़ें। तो ये इसके फ्रंट के जंक्शन पे होती है। तो हमने साइक्लोनिक रेनफॉल भी देख ली। तो हमारा थर्ड और फोर्थ चैप्टर में इतने ही कॉन्सेप्ट थे और हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इसके पहले कर लिया था। होपफुली आपको आज के भी जितने टर्म्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। ये सारे टर्म दोबारा भी आएंगे, ज्योग्राफी में भी आएंगे, और जब हम इन्वायरमेंट भी एक बार डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तब भी दोबारा आएंगे। इसलिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर कुछ समझ नहीं आया तो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट होने वाले हैं, आप दोबारा पढ़ेंगे। इसलिए अभी इतना परेशान ना होइए, अभी बस अपने आप को टर्म से फेमिलियर करिए। इसके बाद हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे। बाकी इतना ही था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट पार्ट आए इस वीडियो के आए, इस सीरीज़ के आए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।